विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को देख रहे हैं। और भौतिक भूगोल, जैसा कि आपको पता ही है कि भूगोल की आधारभूत शाखा है। और बेसिकली देखा जाए तो ये भूगोल रूपी शास्त्र की एक नींव है, और इसी वजह से इसको कोर ब्रांच या मूलभूत ब्रांच भी कहा जाता है। इसी व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम 56वां व्याख्यान देखेंगे, जिसमें नदी के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बाह्यजात शक्तियाँ और अंतर्जात शक्तियाँ दोनों के मध्य एक परस्पर समन्वय पाया जाता है। यानी कि अंतर्जात शक्तियों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की असमानताएं उत्पन्न होती हैं, और उन असमानताओं को समाप्त करने का कार्य, उनमें परिवर्तन करने का कार्य वो आपकी बाह्यजात शक्तियाँ करती है। बाह्यजात शक्तियों के अंतर्गत जो बहता जल है, या जिसे नदी कहते हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्षा का जल सतह पर बहने पर वह प्रवाही जल या अपवाह कहलाता है। जब वर्षा का जल नियमित मार्ग से, एक निश्चित मार्ग से उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से प्रवाहित होता है, तो उसे हम नदी कहते हैं। तो नदी एक मुख्यतः एक उसका एक निश्चित मार्ग होता है, और वो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बहती है। उस जल को हम नदी कहते हैं। आरंभ में वर्षा से प्राप्त जल ढाल के अनुरूप एक चादर के रूप में बहना आरंभ करता है, जिससे एक लंबी रिल या नाली उत्पन्न होती है, जो क्रमशः बड़ी होकर गली में या अवनालिका में बदल जाती है। और अवनालिका के क्रमशः गहरा होने पर वह रिवलेट कहलाती है, और कई रिवलेट के मिलने से नदी का निर्माण होता है। तो नदी के विकास में वर्षा के जल के अलावा झील, हिमानी, भूमिगत जल भी योगदान देते हैं। नदियों का स्वरूप निर्धारित करने में भूमि का ढाल, उसकी सेल की संरचना और जलवायु मुख्य नियंत्रक कारक होते हैं। यानी कि नदियों का जो स्वरूप निर्धारित करने, यानी उसमें कितनी तेज है, कितनी मात्रा है, कितनी उसकी प्रवाह शक्ति है, इन सब कारकों का जो प्रभाव है नदी के ऊपर पड़ता है। उनमें प्रमुख कारक जो है मुख्यतः वहाँ की चट्टानें हैं, वहाँ का जो चट्टानों का स्वरूप है, उसका ढाल है, और जलवायु किस प्रकार की है, शुष्क है, आर्द्र है, आपकी ठंडी है, गर्म है, कैसी प्रकार की जलवायु है, उसका भी नदी के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कई छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिल जाती है। इस प्रकार एक मुख्य नदी का विकास कई सहायक नदियों के द्वारा होता है। जैसे कि आपको विदा है कि उदाहरण के तौर पर गंगा नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, दो प्रमुख धाराओं को मिलने के बाद गंगा नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी के उस अपने प्रवाह मार्ग पर यमुना से लेकर तमाम प्रकार की आपकी नदियाँ इसके उत्तरी सिरे से और दक्षिणी सिरे से इसके अंतर्गत मिलती है। ये सभी नदियाँ मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करती है, जो एक बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र बन जाता है, जो मुख्य जल विभाजक द्वारा चारों ओर से घिरा होता है। यह बेसिन ही जल के कार्य का मुख्य क्षेत्र होता है। नदी अपने उद्गम स्थल से समुद्र तक का अपना कार्य 3 प्रकार की गतिविधियों से करती है, जिसमें अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण प्रमुख हैं। इन तीनों प्रक्रिया के सम्मिलित रूप से या पृथक पृथक रूप से वो स्थलाकृतियों का निर्माण और उनमें रूपांतरण करती है। सैलिसबरी नाम के प्रमुख भौतिक भूगोल शास्त्री ने ये कहा है कि नदी का मुख्य कार्य एक स्थल को सागर तक ले जाना है। यानी कि स्थल भाग को उसका निरंतर वो क्या करती है, अपने अपर्दन के द्वारा, परिवहन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा उस कार्य को समुद्र में काट छाट कर अपर्दित करके बाहर कर ले जाती है। नदी का अपर्दन कार्य उद्गम से लेकर मुहाने तक पार्श्वों व तली
को घिस कर, काट कर, छाट कर रासायनिक या भौतिक अपरदन द्वारा करता है। नदियाँ द्वारा अपरदन दो प्रकार से भौतिक अपरदन और रासायनिक अपरदन क्रिया द्वारा किया जाता है। नदी का अपरदन कार्य अपघर्षण, जिसे कोरेजन कहते हैं, संधिघर्षण, जलगिरती क्रिया, घोलीकरण के सम्मिलित प्रभाव से होता है। तो यानी कि जो हम नदी के कार्य को हम अगर 3 भागों में बांटें, उन तीनों भागों में अंदर पहले बात है कि अपरदन क्रिया है, फिर परिवहन क्रिया है, फिर आपकी निक्षेपण क्रिया। इन तीनों क्रियाओं के अंतर्गत जो अपरदन का कार्य है, उस अपरदन कार्य के लिए उसके अंदर वो कई तरह से वो करती है। उसकी तली को काट कर करती है, उसके किनारों को काट के करती है, और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो आने वाले रास्ते में जो चट्टानी स्वरूप है, उनमें भी अपरदित करके परिवहन करके ले जाती है। तो नदी का जो अपरदन कार्य है वो जैसा कि मैंने बताया कि अपघर्षण के द्वारा होता है, संधिघर्षण, अपघर्षण को हम इसको देखेंगे विस्तार से, संधिघर्षण, जलगति क्रिया और घोलीकरण सम्मिलित होता है। अपघर्षण के अंतर्गत में मुख्यतः क्या चीज़ है, जो नदी में के जल के साथ में कंकड़, पत्थर, शिलाखंड, बालू, बजरी व गोलाश्म आदि ये छेदन यंत्र या औजार के रूप में माँ की चट्टानों, किनारों तथा तली को तोड़ते फोड़ते चलते हैं, जिससे घाटी की चौड़ाई में वृद्धि तथा नली में जलगति क्रिया उत्पन्न करती है। संधिघर्षण में विशाल शिलाखंड तथा पत्थर टकराकर महीन होते जाते हैं। नुकीले जो टुकड़े हैं वह सूक्ष्म गोल हो जाते हैं। यानी जल संधिघर्षण में क्या है, मतलब परस्पर जो शिलाखंड है वो आपस में लुढ़कते हुए, टकराते हुए तली से वो चलते रहते हैं, तो उसके कारण से वह स्वयं ही गोल के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। जलगति क्रिया में केवल जल सक्रिय रहता है और जिसमें जल तेजी से टकराकर मार्ग की शैलों के कणों को ढीला व कमजोर कर बहाकर ले जाता है। यानी कि जल में क्या है, जल ही इसमें प्रभावी रूप से कारक है, उसको ही हम जलगति क्रिया कहते हैं। घोलीकरण में मुख्यतः जल की रासायनिक क्रिया सम्मिलित होती है, जिसमें नदी के मार्ग में आने वाली चट्टानों को या पदार्थों को गैसों के द्वारा, लवण को घुलाकर या क्षारों से युक्त भाग को घुलाकर पानी में घोल देती है और वो उनको कमज़ोर करके अपरदित करके ले जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से नदी घाटी के पार्श्वों पर यानी किनारों पर भूमिस्खलन, अवपतन, भूमि सर्पण आदि क्रियाएं भी तथा अपक्षय भी अधिक सक्रिय हो जाता है। अतः हम ये इस अपरदन के कार्य को अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो नदी के अपरदन के कार्य को नदी की जो ढाल प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट, जल की मात्रा और मलबे की मात्रा तथा नदी की तली और पार्श्वों की शैल संरचना अत्यधिक प्रभावित करती है। ये यहाँ प्रासंगिक है कि नदी का जो अपरदन कार्य है वो उसकी ढाल प्रवणता, यानी कि कितना डिग्री का ढाल है और उसकी ढाल में कितनी तीव्रता आ रही है, और उसमें पाए जाने वाले जल की मात्रा। अगर नदी के में जो जल की मात्रा ही पर्याप्त है नहीं है और ढाल बहुत तेज है, तो वो जल नदी है वो बहुत अच्छा कटाव नहीं कर पाती है। और नदी में अगर ढाल भी है, जल की मात्रा भी और मलबा नहीं है, तो उसका तब भी अपरदन ठीक से नहीं हो पाता। और इसके अलावा जो चौथा प्रमुख कारण है, नदी के तली तथा जो किनारे पर जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं, वो चट्टानें किस प्रकार की है, कठोर है, कोमल है, सरंद है, या आपका कहना चाहिए कि नॉन पोरस है, तो वो सारी की सारी चट्टानों की संरचना है वो भी अपरदन कार्य को प्रभावित करती है। तो जैसे कि नदी की ढाल प्रवणता तीव्र होने के कारण नदी के वेग में वृद्धि हो जाती है, अपरदन है प्रभावकारी बन जाता है। ढाल कम होने पर जल का वेग व अपरदन भी कम हो जाते हैं। इसलिए मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतीय भागों में ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण नदी का अपरदन कार्य अधिक होता है। नदी का जल वेग 3 कारकों पर निर्भर करता है: ढाल की प्रवणता, जल की मात्रा, प्रणाल की चौड़ाई पर सम्मिलित रूप से निर्भर करता है।
वेग में वृद्धि से जलोढ़ की मात्रा बढ़ जाती है तथा अपर्दन भी तीव्र हो जाता है। नदी का वेग 2 गुना बढ़ाने पर उसकी अपर्दन क्षमता 4 गुना अधिक हो जाती है। 4 गुना पे 16 गुना बढ़ जाता है। नदी में जल की मात्रा व आयतन अधिक होने पर वेग में वृद्धि हो जाती है, जिससे अपर्दन क्षमता भी अधिक हो जाती है। नदी में मलबे की मात्रा यानी जलोढ़ की मात्रा भी महत्वपूर्ण कारक है जो अपर्दन को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। नदी का बोझ अपर्दन क्रिया के लिए औजार की भांति है। नदी के अपर्दन के सामान्य सिद्धांत के अनुसार बहाए गए पदार्थ की मात्रा बहुत कम या बहुत अधिक होने पर नदी की अपर्दन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इसकी संतुलित मात्रा में नदी में बोझ का होना अपर्दन क्षमता निश्चित रूप से आपको प्रभावित करती है। यहाँ उपरोक्त आपको जो डायग्राम है उसके द्वारा नदी के कार्य को समझाया गया है कि नदी अपने किनारे को कैसे काटती है, किनारों पर किस प्रकार से स्पर बनाती है और नदी का जो भाव है पर्वतीय भागों में लंबवत कटाव करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है तथा अंतर्गतित पर्वत स्कंद का निर्माण घाटी का करती है, परिच्छेदिका सपाट बन जाती है तो और इस निक्षेप के दौरान में विषभ या क्षारण झील तथा डेल्टा का निर्माण ये करती है। इन डायग्राम के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है।